a very warm welcome to everyone, and especially ma'am. Ma'am, a very, very warm welcome on this ninth episode of the Weekend Homeopathy series. Ma'am, thank you so much for coming us with live. And yes, so audience, I would like to introduce about ma'am. So here in front of you, Dr. Sharwari ma'am from Pune. She is practicing homeopathy since many years in Rayon Homeopathic Clinic at Bibwewadi, Pune. She has completed his MD in repertory from Bharati Vidyapeeth, Pune, and working with CBT practice and diet and nutrition also. She having so many patients across the country and yes, from the foreign countries like Italy, London, and Mexico. And she's practicing a very unique technique that is single drug practice in the lower potencies. And about ma'am. So, ma'am, yes, ma'am. So, ma'am, a very first question from the audience side is I've received in the morning. So, ma'am, you started your practice with this mental method, that mind method. So, how you Yes. started, ma'am, this practice since your after college days, or how you get inspired about this practice, ma'am? So, any story behind it? So, please let's hear us, ma'am. Okay. So, first of all, hello and hi to everybody. And Dr. Devi Dayal, thank you so much for inviting me on this platform. Uh, uh, this has been 12 years that I've been practicing homeopathy, and ऐसे नहीं था कि मैं पहले से ही माइंड मेथड फॉलो कर रही थी. तो अभी इतने सालों के एक्सपीरियंस से माइंड मेथड मुझे ऐसे लगा कि इतने जो मिस्टेक्स किए हैं पास्ट में, तो उससे सबसे ज्यादा मेथड जो सबसे बेहतरीन है और जो यूजफुल है और जो मिस्टेक्स कम होने के चांसेस है, उस हिसाब से जो मैंने सबसे बेहतर पाई है वो दैट इज माइंड मेथड. मैं जब 4th ईयर इंटर्नशिप में थी, दैट वाज लॉन्ग बैक इन 2011, ईयर 2011. तो उस टाइम पे हमको आईसीआर का पोस्टिंग मिला था. सो फर्स्ट तो मैंने आईसीआर का थोड़ा सा नॉलेज लिया था, उस हिसाब से प्रैक्टिस का भी स्टार्ट किया था. सो आई हैड गॉट दैट थिंग कि क्लासिकल ही प्रैक्टिस करना है लाइफ में एंड होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करना है. तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे वाइबल होते हैं कि आई हैव टू डू जीपी, किसी को डायरेक्शन नहीं रहता है. पर मुझे आईसीआर की पोस्टिंग के थ्रू जब इंटर्नशिप में थे, तब मुझे पिरंगुट का पोस्टिंग मिला था. एंड तब मुझे ऐसे था कि मुझे पिरंगुट नहीं जाना है, प्रॉपर विलेज था वहां पे. एंड मैं Yes, ब्रोई भी ma'am. थी. आई रिमेम्बर आई वॉज नॉट विलिंग टू गो देयर, फीवर आया था. एंड दूसरे दिन मैंने वेंट देयर. वहां पे मैंने देखा कि इतने सारे लोग, ऑल द डॉक्टर्स देयर आर दे वर ऑल ट्रीटिंग देम विथ होम्योपैथिक. मतलब इतने 30 सिंगल पोटेंसी से इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए थे. उस टाइम पे Yes, ma'am. मेरे एक मेंटर है डॉक्टर श्रुति मैम, तो उनका मुझे ये रेफरेंस मिला. फिर उनके साथ में रहने लगी, प्रैक्टिस करने लगी उनके साथ साथ में वगैरह. उसके बाद में देन शी शिफ्टेड टू माइंड मेथड एंड देन इवन आई ग्रेजुअली Okay. स्टार्टेड डूइंग दिस मेथड. तो सबसे मेथड जो बेहतरीन पाई है तो वो यही है, बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस टाइम. माइंड मेथड टेक्स लेस टाइम. इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट है, बिकॉज हम 30 मिनट्स के अंदर ही हम सिमिलीबम तक पहुंच जाते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज यू Yes, आर ma'am. हिटिंग द कोर. बॉडी अलग है, Okay. माइंड अलग है, ऐसे हमको लगता है, पर बोथ आर टुगेदर. वो इनडिविजिबल है, मतलब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, सोल को डिवाइड नहीं कर सकते बॉडी से. तो दोनों साथ में ही है. तो जितना आप माइंड को ट्रीट करो डायरेक्टली, अगर कोर को हिट करो ना, तो ये टारगेट उसको हिट करेगा, तो बॉडी को अपने आप ही हीलिंग हो जाएगा. तो बेसिकली वाइटल फोर्स को हमको ट्रीट करना है. आजकल बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह भी हमको तो पता ही है, इतने लोग सब स्ट्रेस में रहते हैं. हमको रहता है एंग्जाइटी, रहता है हेल्थ का एंग्जाइटी, फियर रहता है. आज मुझे ये कोविड कैच हो गया तो कल को मेरा जॉब निकल गया, तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों को बहुत सारे ये रहते हैं आजकल, कि मैं कब कब क्या होगा कुछ किसी को पता नहीं है. तो इसके लिए Exactly. माइंड मेथड इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेंटली हम जब हील करेंगे ना, ये स्ट्रेस को ट्रीट करेंगे, या फिर जो डिजीजेस है, वो ऑल दीज डिजीजेस आर नोन एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स. तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब ही वो है जो माइंड को रिलेट करके आपके यहाँ पे बॉडी में पहुंच गए. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये है, मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगी एक थोड़ी देर में Yes, ma'am. आपको. Sure. आई थिंक वी शुड वेट थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए. अगर थोड़ा और लोग ज्वाइन हो जाए तो फिर
एग्जाम्पल देने में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर पाएंगे हम लोग। यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड मेथड का मैं ये बोलती हूँ कि क्यों माइंड मेथड हमको करना है वो हाँ हम मैम, पहले नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम। इसलिए करना है क्योंकि ये जो फियर्स, ये जो एंग्जाइटीज, ये जो नर्वसनेस है, ये जो इमोशंस जो आते हैं ना, इससे क्या होता है, बार बार हमारा जो अमेग्डाला है, जो ब्रेन में है, जो ग्लैंड है हिप्पोकैम्पस का, वो हमेशा ये देखता है कि ये सारी सिचुएशन डेंजरस है। तो जब हमारी बॉडी को बार बार लगता रहता है कि सिचुएशन डेंजरस है, तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनालिन एक्सिस जो रहता है ना, वो बार बार स्टिमुलेशन में चला जाता है। बार बार स्टिमुलेशन मिलने की वजह से एक जो हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो बार बार बॉडी से मिलता रहता है। और जितने बार वो रिस्पॉन्स आता रहेगा, इम्यूनिटी हमारी डाउन होती रहेगी, कांस्टेंट प्रेशर में बॉडी रहती है हमारी। तो हमको क्या करना है, जब माइंड मेथड से हम ट्रीट करते हैं ना, पूरे बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को ट्रिगर करना है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसको यस जब हम ट्रीट करेंगे ना, तब इम्यूनिटी हमारी इंटैक्ट रहेगी। और ये सिर्फ होम्योपैथी कर सकता है, नॉट एलोपैथी। इसलिए ये माइंड मेथड इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कोर है ना, उसका तो वही है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। इसमें बहुत ही इजी है, पर हम जब मेटाफर करते हैं रूब्रिक्स को, वही हमको यस इधर मैम। यहाँ पे करना पड़ता है। माइंड बहुत ही वास्ट है, इट इज ओशन बड़ा सा, तो एक रूब्रिक उसमें से ढूंढ निकालना और बड़ा टास्क रहता है, मुझे पता है। तभी बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मुझे होम्योपैथी नहीं करना है, पर इट इज इजी। अगर आप उसमें घुस जाओ एक बार तो हो जाए, मतलब वो स्किल अपने आप शार्पन होने लगता है। इट्स नॉट दैट हार्ड once you begin with it. So I think we wait for 2-3 minutes so that एग्जाम्पल यस बताने मैम। और लोग अगर ज्वाइन हो जाए तो आई कुड शो द एग्जाम्पल। हाँ और यस। अ स्मॉल 13 मिनट क्लिप आई विल बी शोइंग, सॉरी 13 सेकेंड का क्लिप आई विल बी शोइंग। वहां पे मैं दिखाती हूँ कि कैसे क्या बोला वो पेशेंट ने और उसको हमने रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया। तो एक यस छोटा सा मैम। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ उसके हिसाब से। विल जस्ट मैम वेट यस, फॉर। हाँ यस श्योर मैम। मैं उससे पहले हम दो तीन क्वेश्चन और बात कर लेते हैं मैम। सो मैम, हाँ जैसे आपने बोला कि माइंड मेथड आपको लगा कि हाँ ये परफेक्ट है प्रैक्टिस करने के लिए और काफी हेल्पफुल है। तो मैम, जैसे कि हम जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, जो हम नए न्यूली इंटर्न्स या फिर जो अभी पास आउट होकर निकले हैं, तो हम सबसे पहले हमारे पास ये रहता है कि नहीं यार, ये तो समझता ही नहीं कि माइंड के रूब्रिक्स को लेना कैसे है। बस जो आपने बोला मेटाफॉर के बारे में, सो पेशेंट की लैंग्वेज को कन्वर्ट इनटू दैट रूब्रिक, मैम ये लर्निंग कैसे सीखे हम, ये कैसे जाने कि नहीं ये पेशेंट की लैंग्वेज को इस रूब्रिक से हमें कैच करनी है या इसको ऐसे लेना है। तो मैम, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए या फिर समझने के लिए जो हाँ। आपने तरीके अपनाए हैं। बेसिकली बेसिकली जब हम माइंड मेथड का प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो केस जब लेते हैं, तो कॉमनली जो पेशेंट बोलता है ना, तो जो चीजें आती है वो डायरेक्टली आ जाती है। उसको जो लगता है वो डायरेक्टली बोल देता है कि जैसे मुझे फीवर है, कब से है, और मुझे क्या क्या फील हो रहा है उस फीवर में। तो वो जो बोलता है, वही जो कॉमनली बोलता है ना, उसको हम कैच करते हैं। तो उसी को हम रूब्रिक कन्वर्जन करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आई जस्ट शो एन स्मॉल एग्जांपल, तो फिर ज्यादा आई कुड रिलेट प्रॉपरली। तो यस ऐसे मैम। होता है कि रूब्रिक कन्वर्जन करना है तो मेटाफोर जो है ना, जो हम डेली लैंग्वेज में डेली वर्ड्स जो यूज करते हैं, उसका जो एक थोड़ा सा पास में जो आता है सिनोनिम, या फिर जो उस वर्ड का जो सिनोनिम आता है ना, उसको हम यूज करके इस मेथड में मेटाफोरिकली यूज करते हैं, रूब्रिक को कन्वर्ट करने में उसका हेल्प हो जाता है। यस मैम। वैसे करते हैं आई थिंक। मैं दिखा दूं क्या ऐसे एग्जाम्पल? यस मतलब मुझे श्योर मैम। लैपटॉप पे प्ले करना पड़ेगा। आई शो फ्रॉम बैक हाँ मैम। कैमरा देन। यस मैम। यस मैम। गिव मी अ सेकंड। यस मैम। सो ये एक पेशेंट है। ये पेशेंट शी सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और उनको थ्रोट इन्फेक्शन था एक 4-5 दिनों से, और वो बार बार हो रहा था उनको इन्फेक्शन। इसके बारे में बता रही है। इट्स ओनली फॉर 13 seconds, जस्ट यू कैन हियर यस मैम। दिस। Take on the edition of the last October from 2007.
सगळं सिद्ध विचाराच्यापासून मला सारखं तर सारखं परत तर आज काय तो अभी इन्होंने जो बताया, Yes, ma'am. was it audible? Yes, ma'am. It's audible, ma'am. Yes, ma'am. तो इन्होंने बताया एकदम 13 सेकेंड्स में 2 रूब्रिक आके चले गए, पर हमको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या बताया, शी सेड जब से ये मॉन्सून का सीजन हुआ है, जब सीजन चेंज होता है, पाऊस येतोय जातोय आणि मग तेव्हा तेव्हा मला त्रास होत जातोय। सो एवरी टाइम शी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द सीजन, ठीक है ना। तो ये हमको मेटाफरी के लिए कैसे लेना है मैं वो बताती हूँ। तो अभी जैसे सीजन है, तो दैट इज अ सराउंडिंग जहाँ पे वो रह रही है, ठीक है। अभी इनको ऐसे है कि डिल्यूजन है इनको, अगर हम ले ले डिल्यूजन का, रूब्रिक में बता रही हूँ वो डिल्यूजन से रिलेटेड है। तो डिल्यूजन मतलब क्या, डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ और एनी बिलीफ दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ रियलिटी। मतलब पेशेंट को लगता है वो चीज है तो है, तो उसका डिल्यूजन है। तुम्हें सामने से पता होता है कि ये शायद नहीं भी होगा, पर पेशेंट फिक्स रहता है उसके दिमाग में कि ये डिल्यूजन है। अभी इसमें हम रूब्रिक जो ले रहे हैं, पेशेंट ने क्या बोला कि सीजन चेंज होते ही मुझे परेशानी हो रही है, जहाँ जहाँ सीजन चेंज होतो मला त्रास होतो। आता यहाँ पे इसने बोला है, तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग ड्यू टू। तो अभी यहाँ इंजुरी का मतलब क्या होता है, इंजुरी का लिटरल मीनिंग हमको पता है। इंजुरी मतलब डैमेज, लॉस ऑफ फंक्शन और हर्ट, या फिर कुछ भी ऐसे जहाँ पे हमको लग गया हो, ऐसे कुछ हो गया हो जहाँ पे फंक्शन का लॉस हो गया। तो यहाँ पे एज अ मेटाफर जब हम कर रहे हैं, तो इंजुरी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेशेंट के फंक्शन में इंजुरी आ रही है। मतलब क्या, इंजरी हर्ट या फिर डैमेज या फिर फंक्शन जो इनका ये हो रहा है। जैसे कि जब जब मौसम बदल रहा है, पेशेंट को थ्रोट कंजेशन हो रहा है। तो थ्रोट कंजेशन जब हो रहा है तो इनका फंक्शन हैम्पर हो रहा है, डैमेज हो रहा है या फिर हर्ट हो रहा है, इनके फंक्शन को डैमेज हो रहा है। सो दिस मीन्स इंजुरी हो रहा है यहाँ पे। तो हमने लिया डिल्यूजन जो पेशेंट को फील हो रहा है, इंजुरी जहाँ पे पेशेंट को लग रहा है कि मेरा थ्रोट कंजेशन हो रहा है और वहां पे फंक्शन का लॉस हो रहा है। एंड सराउंडिंग ड्यू टू, सो रूब्रिक है डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग ड्यू टू। अभी यहाँ पे सराउंडिंग का मतलब ही वही है, सराउंडिंग मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो पेशेंट जहाँ पे रह रहे हैं वहां से उसको परेशानी हो रही है। तो सराउंडिंग कैन बी एनीथिंग, अगर दूसरे गांव भी चले जाए, वहां से यहाँ लौट के आए। तो मैं जब वहां पे चली गई थी, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, वहां के पानी से बहुत तकलीफ हुआ, वहां के सीजन से तकलीफ हुआ। या फिर मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे आजू बाजू में ना डॉक्टर बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे फर्नीचर का काम चल रहा है, सीमेंट का काम चल रहा है। ये सारे ऐसे काम जब चल रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है इसलिए क्योंकि वो धूल मिट्टी से मुझे परेशानी होती रहती है उस वजह से। तो यहाँ पे वो जो है ना, वो सराउंडिंग है उसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा रूब्रिक बन गया डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग ड्यू टू। समझ में आया, सराउंडिंग से उसको इंजुरी हो रही है, इसलिए डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग ड्यू टू। सेकेंड चीज पेशेंट ने बताई यहाँ पे कि ये होता है, थोडंसं होतं परत नाही होत, होतं थोडंसं नाही होत, परत त्रास थांबतो परत नाही होत। तो यहाँ पे हमने लिया है डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ये रूब्रिक मैंने लिया है। अभी यहाँ पे परसिक्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज से कोई किसी को सता रहा है, मतलब सताना। परसिक्यूशन ये है कि जहाँ पे कुछ हमारे पीछे पड़ा हो, परसिक्यूशन। अगर पुलिस है तो उसके चोर के पीछे अगर पुलिस पड़ी है तो चोर को लगेगा पुलिस मेरे पीछे पड़ी। सो परसिक्यूशन इज वेयर पुलिस पीछे पड़ी है, ठीक है ना। तो इसको हम मेटाफर कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट को मान लो, चलो हमने चोर मान लिया, और यहाँ पे पुलिस का मतलब है डिजीज को मान लिया। तो यहाँ पे डिजीज पीछे पड़ा है पेशेंट के, पर द डिजीज विच इज देयर, इट हैज गॉट सिम्टम फ्री पीरियड। बीच में शी इज फाइन, बीच में शी इज अगेन नॉट डूइंग गुड। वहाँ पे अगर सिम्टम फ्री पीरियड हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन परसिक्यूटेड। जहाँ पे ये हमने रूब्रिक ले लिया डिल्यूजन परसिक्यूटेड। तो अभी जब हम रडार में जाएंगे तो डायरेक्टली ये डाल देंगे डिल्यूजन इंजुरी सराउंडिंग डिल्यूजन परसिक्यूटेड।
अभी और भी बाकी ऐसे ऐसे रूब्रिक्स लेते जाएंगे जहाँ पे पेशेंट आगे आगे बोलता जाएगा, तो वो हम वहाँ पे रडार में डालेंगे सिंथेसिस रेपर्टरी में। तो तब जो रेमेडी आती है, फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ इज ऑल्सो मटेरिया मेडिका, तो वो हमारा नॉलेज मटेरिया मेडिका पे ही जाएगा। तो ऐसे मैंने ये एग्जाम्पल के ऊपर एक 13 सेकेंड्स नियर 13 सेकेंड्स में हमको मिल गया कि यहाँ पे इतने रूब्रिक्स आके चले गए, 2 रूब्रिक्स 13 सेकेंड्स में मिल गया। इतना इजी है ये, बस हमको ये है कि नॉलेज मिलना चाहिए कि कैसे मेटाफर करना है। तो ऐसा मैम यही सबसे यस मैम, मुझे लगता है कि एज अ बीइंग होम्योपैथ जब भी मैं इस प्रैक्टिस में आया हूँ होम्योपैथी करने के लिए, तो मैम ये मैम समझना इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी पेशेंट आता है तो हम डायरेक्टली फिर वही कॉलेज के माइंड में रहते नहीं। चेंज ऑफ वेदर अगर मैं यहाँ पे होता है इन केस, जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया, तो मैं लेता नहीं ठीक है चेंज ऑफ वेदर या रेनी सीजन, डायरेक्टली मैं वो फिजिकल पर्टिकुलर वाले सिस्टम को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, तो तो ये मैं मैम वही बोल रही हूँ, वो बहुत ये जाएगा, आपको टफ जाएगा वही, इसी वजह से, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर में बहुत सारे रेमेडीज है, पर मुझे वही मैं बोल रही हूँ, बॉडी अलग नहीं है ना, माइंड के साथ बॉडी आता है, हाँ बॉडी मैम बॉडी आती है। सोल और बॉडी साथ में है। तो वाइटल फोर्स को अगर ट्रीट करना हो, जहाँ से माइंड से ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का ऑर्डर्स का जन्म होता है, बर्थ माइंड में ही है जहाँ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो इट्स बेटर इफ वी ट्रीट दोज, एंड बॉडी को ट्रीट करना मतलब चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेशन, देयर इज नो हार्म कि वो प्रैक्टिस भी अच्छी ही है। मतलब मुझे तो बोलना है कि हम जो पहले थे उससे हम क्या बन रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट वी आर बिकमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी वर बिफोर। तो इससे अच्छा हम अगर खुद को अपडेट करें, तो ये जो होम्योपैथी के लिए मिथ्स रहते हैं ना कि बहुत स्लो एक्टिंग है एंड बहुत देर लगता है, अगर आप डायरेक्टली कोर को हिट करोगे तो नहीं टाइम लगेगा ना। टाइम आपका जो कंज्यूम हो रहा है वो बॉडी ट्रीट करते बैठोगे तो कंज्यूम ही होगा। अगर डायरेक्टली माइंड कोर को हिट करो तो नहीं कंज्यूम होगा टाइम ज्यादा, इसलिए रिजल्ट फास्ट आते हैं इसमें। ये एक है। तो मैम जो ये इस मैम हाँ जो बोलो। कोड का सिस्टम रहता है, जो आपने बोला कि माइंड मेथड में हम यूज करते हैं, दैट मैन इन द सेंस द माइंड, जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, दैट पेशेंट जो सफरिंग है। तो मैम इस मेथड को सीखने के लिए मैम बेसिक्स हम कैसे स्टार्टिंग करें अपने जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो नए हम पैस रहते हैं, तो हम कैसे आइडिया लें कि हमें ये इसको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से सीखें मैम? बस मैम ये थोड़ा सा मैम लॉजिकली है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा हमें कि पेशेंट्स की लैंग्वेज क्या है और कैसे समझ के लेना है। तो उसके लिए मैम इजी स्टेप्स क्या रहेंगे जो हम जल्दी इसमें मास्टर हो सकें? इसको तो बहुत वैसे थोड़ा तुमको केसेस जब देखोगे तभी तो पता चलेगा, बिकॉज इवन यस आई, मैम। हाँ मैं सेशन खुद भी लेती हूँ, आई टेक पेड सेशन ऑल्सो। तो अगर आपको Yes, ज्वाइन ma'am. करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो आप। मतलब मुझे तो बेसिक से ही सिखाना पड़ेगा, इट इज वेरी हाँ मैम, मतलब ऐसे डायरेक्टली कई बुक में नहीं दिया है कि ये बुक चलो ये पढ़ एग्जैक्टली लो मैम। उससे हो जाएगा। आप जब केसेस एक्चुअल में देखोगे, जैसे अभी मैंने एक दिखाया एग्जाम्पल आपको, ऐसे केसेस मल्टीपल केसेस है मेरे पास, तो जितना केसेस देखते जाओगे ना उतना आपको समझ में आएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। और यहाँ पे ये सेम पेशेंट को we have a testimony of this same patient on my YouTube channel. You can see that testimony also. उसमें सब पेशेंट ने खुद बोला है कि how she felt better and I had only prescribed 30 single dose to that patient. तो सिंगल डोज में ही 30 के इफेक्ट्स आते हैं। सिंगल डोज इसलिए प्रिस्क्राइब करना है कि हम माइंड को ही डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, इसलिए सिमिलिमम हमारे पास अगर सिमिलिमम है तो वी डोंट हैव टू गो टू मोर बिगर पोटेंशियल डोज। तो 1M 10M ये मतलब जब से ये स्टार्ट किया है मेथड, 10M वगैरह हार्डली यूज किया है, 1M भी बहुत कम यूज किया है, 30 to 100 में ही बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, मतलब 30 मिनट्स में मिनिमम तक तुम पहुंच जाते हो। इवन फीवर वगैरह का केस है ना, उसमें तो 2-3 डेज में ही इफेक्ट्स आते हैं। आई रिमेम्बर वन केस आई वुड लाइक टू शेयर। यहाँ पे ये केस में पेशेंट को फीवर था, सिंस 20-25 डेज शी वाज हैविंग फीवर, रोज फीवर आ रहा था, टेम्परेचर 101 वगैरह ऐसे जा रहा था, वापस प्रोटीन लेती थी एंड इट वुड सबसाइड। एवरी टेस्ट वाज निगेटिव, सारे टेस्ट किए थे उनके, कुछ भी मिला नहीं डॉक्टर्स को। डॉक्टर बोले पता नहीं क्या है पर
फीवर तो आ रहा है, तो शी वुड टेक पैरासिटामोल। फाइनली उसके पेरेंट्स बोले कि होम्योपैथी ट्राई कर लेते। उस दिन वो मेरे पास आई। दैट टाइम आई आस्क्ड हर कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन, करंट क्या सिचुएशन है लाइफ में। शी वाज सेइंग 10th का एग्जाम है उसका, एंड मैथ्स के पेपर का टेंशन है, एंड सेकेंडली उसको ये है कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे नहीं जाने चाहिए। मुझे मुझे मैं हमेशा उनके साथ कंपटीशन में रहती हूँ, मुझे तो फर्स्ट ही आना है, तो वो मेरे से आगे नहीं जाने चाहिए, ये मेरे दिमाग में है। और इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट्स लेना, मैं कर रही हूँ जितना हो सके उतना। तो ये रूब्रिक को है ना, मैंने कन्वर्जन किया था, मैंने इसका रूब्रिक लिया था एम्बिशन इंक्रीज लिया था इसके लिए, एंड बाय हुक और क्रूक, मतलब अप्लाइंग ऑल मीन पॉसिबल यहाँ पे, ये मैंने रूब्रिक लिया था इसके केस में। एंड वो था कि ये क्यों लिया था, बिकॉज वो जितना भी एफर्ट लेना है सब ले रही थी, तो इसका एम्बिशन इंक्रीज हो गया था। 10th स्टैंडर्ड की बच्ची इतना स्ट्रेस लिया है, इतना कंपटीशन में उतरी है वो कि उसको फर्स्ट ही आना है। इसके लिए मैंने लिया था एम्बिशन इंक्रीज, अप्लाइंग ऑल मीन्स पॉसिबल। और बाकी के रूब्रिक को लेके जब ये केस सॉल्व किया था, आई गिवन हर नक्सवोमिका 30 का सिंगल डोज। नेक्स्ट डे ही उसका फीवर 100 हो गया, इवनिंग तक सबसाइड हो गया। शी हैड नॉट टेकन एनी क्रोसिन का डोज, उसके बाद फीवर ही नहीं आया, एंड सरप्राइजिंगली शी गॉट 95%। एंड वो यहाँ पे आई भी थी कि आपकी वजह से फीवर का ये, तो ऐसे है कि मैं बोल रही हूँ इतना इफेक्टिव मेथड है ये, माइंड को फोन को हिट कर रहा है ना, इसलिए अपडेटेड मेथड है। अभी बेसिक हम ऐसा हो गया है ना कि ड्यू टू कोविड वगैरह, पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स भी नहीं मानते थे कि ये माइंड वगैरह, इसको हमारे होम्योपैथी के स्टूडेंट भी नहीं मानते। वो बोलते हैं कितना स्टडी करेंगे, बहुत ये है, बहुत झंझट है, माइंड कौन लेगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। ऐसे नहीं है, सीखोगे तो बहुत कुछ है। मतलब मेरा ये कहना है एलोपैथी डॉक्टर्स भी आजकल माइंड को ये एक्सेप्ट करने लगे हैं। बहुत सारे दूर की बात नहीं, हाँ दूर की बात नहीं, मतलब नेटफ्लिक्स पे माइंड एक्सप्लेन करके एक सीरीज आ रहा है, माइंड एक्सप्लेन करके। तो इसमें अगर नेटफ्लिक्स के लोग अगर इतना ये कर रहे हैं, हमारे पास तो स्टोर हाउस है रूब्रिक्स का, ट्रेजर ऑफ माइंड है हमारे पास, तो इतना स्टोर हाउस होके हम लोग उसको नहीं यूज कर रहे हैं। एंड इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे माइंड का इतना इम्पोर्टेंस आ रहा है, एंड हम होम्योपैथ जहाँ पे हमारा माइंड इतना हम लोग का वो इम्पोर्टेंट है, दूसरे पैकेज में उतना नहीं है वो जितना हमारे इसमें। पर हम लोग पता नहीं क्यों नहीं यूज करते। यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट सीरीज ऑल्सो, इतना ये है इफेक्टिव है होम्योपैथी करना चाहिए। इसलिए आई एम स्ट्रेसिंग आउट कि माइंड मेथड सीखना चाहिए, बहुत इजी भी है, टाइम लगेगा। मैम आज कॉलेज लेवल में हमें मैम इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, और हम बहुत भागते हैं इन सब चीजों से कि नहीं माइंड में कौन जाएगा, कौन पूछेगा उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, और ये वो मैम हमारा शुरू से ही मन उसमें से निकल जाता है, और फिर हम ऐसे रूब्रिक्स में या फिर ऐसे मेटाफोर के मीनिंग्स में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो और भी हम ज्यादा स्पॉइल हो जाते हैं फिर इन चीजों से। हाँ वही तो। अभी मैं चाहिए तो मतलब थोड़ा सा इवोल्यूशन बताती हूँ, एक रेमेडी फॉर एग्जाम्पल लेके। तो मैं थोड़ा आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट लाइकोपोडियम, ठीक है। तो लाइकोपोडियम एज अ रेमेडी, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर क्या बताया, मतलब काय माहिती आहे त्याच्याबद्दल एक्झॅक्टली, लाइकोपोडियम म्हणून आपण काय शिकतोय? मॅम लाइकोपोडियम मोस्टली मॅम आपण जेव्हा मला हे माहिती आहे तेव्हा GIT कंप्लेंट्स किंवा किडनीसाठी आणि व्हेरी स्लो इन नेचर आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याला नको हवे म्हणून असं असतं की नाही बाबा मला रिस्पॉन्सिबिलिटी नको, तो खूप लांब जातो रिस्पॉन्सिबल म्हणून, असं त्याचा जीव आहे तो रेमेडी। आणि माइंड वाईज अजून काय काय तुला माहित असेल तर इफ यू कुड शेअर मोर। तेवढं आता मला तेच आठवतं मॅडम माइंड बद्दल, आणि एखाद्याच जी पहिली लाईन जे आहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हाला अजूनही आहे माइंड की नाही बाबा, हा ते रिस्पॉन्सिबल बद्दल काहीतरी तुम्ही सांगितलं, पण रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाही घ्यायची हे कधी समजलं का, म्हणजे वाय 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 ऑफ द पेशंट का नाही? मे बी लेझीनेस किंवा त्याला फेलियरचा इश्यू असेल, किंवा हे किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे रेस्ट वगैरे पाहिजे म्हणून असं।
नाही मी सांगते. ऍक्च्युली बेसिकली लायकोपोडियमला मेनली आपण जे त्याचं हे आहे ना डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर दॅट इज क्लब मॉथ. तर क्लब मॉथ Yes, इज of व्हॉट course. शेवाळ. आपलं जे कुठेही उगवतं शेवाळ. तर शेवाळ माहिती है आपल्याला ते जास्त उगवतच नाही. क्लब मॉथ का वही है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को डायरेक्टली हम रिलेट ही नहीं करते मेन रेमेडी से, तभी तो माइंड समझ में नहीं आता. द थिंग Yes, ma'am. इज क्लब मॉथ को ये है कि वो एक हाइट के ऊपर बढ़ता नहीं है. एक उतना ही उसका लेंथ रहता है. एक इतना पर्टिकुलर लेंथ के बाद वो नहीं बढ़ता है. लाइकोपोडियम उसी से बना है. लाइकोपोडियम का मेन फीलिंग भी वही है कि वो छोटा ही रह जाएगा और उसको अगर सरवाइव करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये उसका एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर अगर उसने नहीं एफर्ट दिया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. उसको वहाँ रहना नहीं है, उसको बिगर पोजीशन पे जाना है. ये जो लव फॉर पावर है ना, लव फॉर पावर, दैट इज द मेन कोर ऑफ लाइकोपोडियम. और उसका जो सर्वाइवल है ना वही उसका मेन थीम है. इसलिए एम्बिशियस होना, कुछ बड़ा बनना, डिजायर टू ग्रो, डिजायर टू बिकम अ बिगर पर्सन, फेम चाहिए, पावर चाहिए और एक पोजीशन चाहिए मेंटेन करना है. उसके लिए जो चाहिए ना दैट वो है मेन थीम लाइकोपोडियम का. तो जैसे क्लब मॉथ है ना जहाँ से डॉक्ट्रिन आ रहा है ना उसको पहले समझना चाहिए. क्लब मॉथ को बढ़ता ही नहीं है और वो जो पर्टिकुलर लेंथ से नहीं बढ़ता, लाइको को वही फीलिंग है कि मैं नहीं बढ़ पाऊंगा तो क्या होगा, मैं सरवाइव कैसे कर पाऊंगा. अभी जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइकिल रहता है कैलकेरिया, लाइकोपोडियम और सल्फर. ठीक है. कैलकेरिया का मेन पर्सपेक्टिव क्या रहता है, लाइफ में मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे लाइफ में सेटल होना है. हाँ, जो शेल में रहता है कैलकेरिया, लाइफ में मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, सब नॉर्मल चाहिए, सिक्योर रहना चाहता है. सल्फर का क्या है, सल्फर को रहता है ईगो. सल्फर को क्या है, मुझे फेम चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बनना है, फेमस हो जाना है. वेल्थ में रहता है डिल्यूजन, वेल्थ में तभी तो सल्फर हाईएस्ट है. इगोटिज्म में तभी ब्रिक में हाईएस्ट सल्फर आती है. तो ये जो रेमेडीज आती है ना, अभी क्या है ना, एक कैलकेरिया जो है जो सल्फर बनना चाहता है, जो बीच में अटका है ना दैट इज लाइकोपोडियम. मतलब जो एक प्रोसेस है, एक पर्सन है जिसके पास सिक्योरिटी है ऑलरेडी, पर वो चाहता है कि मैं फेमस बनूं. तो जो बीच का एफर्ट उसको जो लेना है ना कि मैं उस पोजीशन पे पहुंचूं, वो एम्बिशन पे मैं एम्बिशियस हो जाऊं, मैं उस पावर को अगर मिल पाया मुझे वो पावर तो मैं रिच हो जाऊं, मैं वेल्दी स्टेट में जाऊं, मैं फेमस हो जाऊंगा. ये जो है ना दैट इज लाइको. तो कैलकेरिया और सल्फर के बीच में फंसा हुआ है लाइको, तभी तो वो तीनों का साइकिल है. अभी हम लोग का ये था कि हमने बस यही पढ़ा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लाइकोपोडियम एंड एम्बिशियस लाइकोपोडियम. क्यों बनना चाहता है, क्या कंसर्न है उसको, वो तो पहले समझो. फर्स्ट थिंग ये है, लाइकोपोडियम अपनी सेल्फ इमेज को लेके बहुत अच्छे से चलता है. उसको अपना क्या है, मेरा इमेज मेंटेन रखना है, मेरा नाम मेंटेन रखना है. इसलिए वो ज्यादा एम्बिशियस रहता है और इसलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंस लैक ऑफ क्यों है और डिक्टेटोरियल क्यों है, इसमें फर्क है. डिक्टेटोरियल इसलिए रहता है कि उसका जो कॉवर्डेंस का जो नेचर है ना, मतलब एक कॉवर्ड जो नेचर है वो डरता भी है उतना लाइकोपोडियम. मतलब हमने अगर एग्जाम्पल लिया तो यहाँ एक शेर बैठा है और यहाँ एक छोटी सी बिल्ली है. और बिल्ली जब खुद को आईने में देखती है, व्हेन शी सीज हरसेल्फ इन द मिरर, शी सीज हरसेल्फ एज अ लायन. तो दैट इज लाइकोपोडियम. एकदम सिंपल बताना है तो ये इमेज ध्यान में रखना. गूगल पे डालो तो भी ये इमेज मिल जाती है. ये एक बिल्ली है, सामने आईना है एंड शी सीज हरसेल्फ एज अ लायन, बट शी इज नॉट अ लायन. तो वो लाइकोपोडियम है. एक बिल्ली को जिसको लगता है कि मैं बहुत ये पावरफुल हूँ, पर एक्चुअली वो नहीं होती. तो वो जो कॉवर्ड है उसका जो नेचर है ना उसको नहीं दिखाना, इसलिए वो डिक्टेटोरियल बन जाता है. लाइकोपोडियम क्यों डिक्टेटोरियल है ये पहले जान, क्योंकि उसके अंदर जो फियर है ना, जो सेल्फ इमेज है उसको रखना है, उसको नहीं दिखाना है. लोकांसमोर त्याला नाही दाखवायचंय की what he is actually, and because of that he will keep pretending that he is not powered. तो वो इमेज उसको रखना है, इसलिए वो दिखाएगा कि मैं डिक्टेटोरियल हूँ. तो जब डिक्टेट करेगा तो उससे छोटे लोग है ना
जैसे अगर मान लो आप होटल में बैठा हो तो वहाँ पे वेटर लोग या फिर जो उससे कम स्टेचर में कम पोजीशन में है ना, उनको वो डिक्टेट करेगा। तो उनके ऊपर अथॉरिटी जो मेंटेन करता है, उनके ऊपर जो पावरफुल अपना ये दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, वो लाइकोपोडियम है। उसको कॉवर्डाइज नेचर नहीं दिखाना, इससे सेल्फ इमेज रखने के लिए ही वुड बी डिक्टेटोरियल। इसलिए रूब्रिक उसमें आता है डिक्टेटोरियल एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो उसमें ऑलरेडी है ही। कॉवर्डाइज का रूब्रिक भी इसी वजह से आता है, ईगोटिज्म भी इसी वजह से आता है। अभी ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि डिक्टेटोरियल है ना, उसके पास पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बताया, एम्बिशन इंक्रीज है लाइकोपोडियम में। अगर एम्बिशन इंक्रीज है तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटी मिलाने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए he'll do anything that will मतलब जो भी जितना भी पॉसिबल होना है डू दैट। इसलिए एम्बिशन इंक्रीज अप्लाइंग ऑल द मीन्स पॉसिबल, ऐसा जो रूब्रिक है ना, इसमें लाइकोपोडियम हाई स्टैंडिंग आती है। क्यों आती है? बिकॉज उसको वो अथॉरिटी मिलानी है। इसलिए डिक्टेटोरियल, एम्बिशन इंक्रीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉवर्डाइज, ये सारे जो रूब्रिक्स हैं इस वजह से इसमें आते हैं। अभी जैसे तुम बोल रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना उसको, क्यों लेना नहीं है पता है? क्योंकि उसको नए टास्क से, नए लोगों से या नया कुछ अगर करना हो उससे डर लगता है। हमको पता है कि हाँ, उसको लगता है वो फेल हो जाएगा उसमें। अभी इसको तो इमेज रखना है अपना, अगर फेल हो गया तो लोगों के सामने मेरा तो इमेज चला जाएगा। अभी इतना मैं एफर्ट ले रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, इतना मैं एम्बिशियस इंसान हूँ और इतना सब एफर्ट लगाया मैंने, सब जितने भी रास्ते में काटे थे सबको हटा के अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे नहीं चाहिए मेरा इमेज कुछ स्पॉइल हो। इससे बेटर है मैं नया कुछ नहीं करूँ, अंडरटेकिंग न्यू थिंग में उसको नहीं ही लेना ही। लाइकोपोडियम को रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेनी है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द लाइकोस रिमेन अनमैरिड एंड ऑल्सो और दे में मैरी लेट। ये भी एक है कि उनको थोड़ा पावर में रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो पावर हाथ से चला ना जाए। कोई नया अगर लाइफ में इंसान हो तो उससे बेटर है दूर ही रहे। गाइड ना, मतलब उनको कंट्रोल ना करे, ऐसा उनको रहता है। सो दैट दिस सिंगल नया कोई कंट्रोल करने वाला इंसान लाइफ में आ जाएगा तो कैसे होगा ना लाइकोपोडियम का। एंड अभी हमको ये भी पता, एक रूब्रिक बहुत बार हमने सुना है लाइकोपोडियम का कि वीप्स व्हेन थैंक्ड, ऐसे करके एक रूब्रिक है, वीप्स व्हेन थैंक्ड। मतलब अभी इसका तो आपको मीनिंग भी नहीं पता है, नहीं पता मतलब उसका कंसर्न ही नहीं पता कि क्यों है। मतलब इसका अगर एज अ सेंटेंस जाओ, एज अ रूब्रिक जाओ, वीप्स व्हेन थैंक्ड, इसका मतलब क्या? कोई मुझे थैंक यू बोले तो वो रोने लगता है, ठीक है? तो ये क्यों रोने लगता है? हाँ, क्यों रोने लगता है? ये इसका रीजन है। लाइकोपोडियम ग्रेटफुल इंसान बहुत होता है, मगर अगर तुमने उसके ऊपर कोई फेवर किया हो तो ये रिमेम्बर दैट फॉर हिज लाइफ टाइम एंड ही विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ऐसे नहीं है लाइकोपोडियम डिक्टेटोरियल में है तो उसको इमोशंस नहीं। लाइकोपोडियम बहुत ही सेंसिटिव इंसान होता है, बहुत ही इमोशनल बंदा होता है, और इसका इतना इमोशंस है तो कोई उसको अगर थैंक यू बोले, उसको फेवर करे तो ये इतना ग्रेटिट्यूड में रहता है, तो आउट ऑफ दैट ग्रेटफुलनेस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए वो रूब्रिक है वीपिंग व्हेन थैंक्ड। तो ये अलग से रूब्रिक मैंने बताया कि ये है। तो लाइकोपोडियम का एटीट्यूड भी बहुत ऐसे सेंसोरियस रहता है। तो सेंसोरियस करके एक रूब्रिक है। तो सेंसोरियस मतलब क्या? जैसे कि सेंसर बोर्ड होता है अपना, पता है, फिल्म का, मूवीज का एक जो रहता है ना, सेंसर बोर्ड रहता है। सेंसर बोर्ड में क्या होता है? क्रिटिसाइज करने वाली जो एक, हाँ, कट छाट करने वाली एक टीम रहती है। तो वो उसका टीम का काम ही है कि मूवी को क्रिटिसाइज करो, उसको कट छाट करो। तो जो क्रिटिसिज्म है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंसोरियस करके। तो सेंसर बोर्ड जो है ना, उसके ऊपर से हम ध्यान में रखेंगे। ये सेंसोरियस जो बिहेवियर है ना, तो दैट इज ये। तो लाइकोपोडियम का सेंसोरियस बिहेवियर क्यों है? क्योंकि उसको डिक्टेट करना है। तो सबको डिक्टेट अगर करना है, उसके ऊपर अथॉरिटी बनाई रखनी है, तो ये टू क्रिटिसाइज देम।
ताकि वो लोग काम भी करें, उसके अंडर रहे, तो उसकी बातों बातों को समझे, इसलिए वो ज्यादा इसमें आता है, सेंसोरियस में आता है। अभी और एक लाइकोपोडियम का रूब्रिक है, कंटेम्पशियस करके, और हार्ड टू इंफीरियर एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर। तो इसका एक एकदम इजी ये है। अभी इसमें सारी ईगो वाली बहुत सी रेमेडीज आती है, जैसे प्लैटिना है, सल्फर है, लाइको है, ये रेमेडीज उसमें ज्यादातर आती है। क्यों आती है? हार्ड टू इंफीरियर मतलब क्या, उससे छोटे जो लड़के हैं ना, उससे कम अथॉरिटी वाले जो लोग हैं, कम पोजीशन में, उनको उनके ऊपर ये सेंसोरियस बनेगा या फिर क्रिटिसाइज करेगा, अथॉरिटी दिखाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है। he loves power, he has ambitions also, so ये authority है, so he'll be very hard on inferior, and on the other hand उसके ऊपर जो है बॉस, उसके अभी बॉस को तो खुश रखना पड़ेगा ना, अगर खुद को उस पोजीशन पर रहना है तो he'll be soft to superiors, उनसे बहुत ही हाँ जी सर करके ऐसे करके बातें करेगा। तो ये है, तो अभी इस वजह से लाइकोपोडियम का उसको बनाया रखना, उसका ये वही काम रहता है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर पढ़ते जाओ तो बहुत डीप भी है। तो ये मेन कोर मैंने बताया कि लाइकोपोडियम का ये है। उसको कभी कभी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मे बी अपने काम के टाइम वहां पे जहाँ पे ये काम करता है वहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हो, या फिर ज्यादा डिक्टेटोरियल कर, ज्यादा एम्बिशियस रहता है। उस वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, इसके ना पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम देने की वजह से ये थोड़ा सा ना अपने फैमिली से, चिल्ड्रन से या फिर वाइफ से, उनसे थोड़ा अलग हो जाता है, और उस वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। और इस वजह से क्या होता है, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली करके एक रूब्रिक आता है। स्ट्रेंज मतलब उनसे दूर हो जाना, फैमिली से दूर हो जाना। तो इसमें वेराट्रम वगैरह, प्लैटिना, अलग अलग रेमेडीज आती है, पर अलग अलग लोगों का अलग अलग कंसर्न भी है। जैसे प्लैटिना का कंसर्न ही है कि वो उसको लगता है मैं अकेली पड़ जाऊंगी। वेराट्रम का कंसर्न ही अलग है, उसका कंसर्न इंडस्ट्रियस रहता है, मैड फॉर वर्क। इंडस्ट्रियस मतलब पागल हो, जैसे मेनिया फॉर वर्क रहता है। तो वेराट्रम अगर इतना उसमें रहेगा, मैडली काम करता रहेगा, तो ऑब्वियसली घर वालों के उससे तो वो अलग ही होने वाला है। तो लाइकोपोडियम का वही रीजन है, घर वालों से क्यों अलग हो जाता है, इस वजह से वो अलग हो जाता है। लाइकोपोडियम इसमें इसीलिए आता है। तो ये सारे रूब्रिक तभी मैंने बताया कि डिक्टेटोरियल, कमांड, टॉकिंग विद एयर ऑफ, मतलब हवा में बातें करना, हवा में ऐसे कमांडिंग बहुत जो नेचर रहता है ना, वो उनमें ज्यादा रहता है। या फिर फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग न्यू, ये भी एक रूब्रिक है, पर मैंने वो बताया कि वो क्यों नहीं लेना चाहता। अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स से डर लगता है मेरा इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए वो नया कोई काम लेता ही नहीं। सो वो एक मैंने रूब्रिक बताया। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है टिमिडिटी अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक, जो लाइकोपोडियम का हमने बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, तो वो भी आता है उसमें। तो टिमिडिटी क्यों आता है? क्योंकि थोड़ा सा सिलिशिया से क्लोज भी आता है, इसलिए आता है टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, क्योंकि वही मैंने जो बताया कि नया कुछ लेना है तो उसको थोड़ा सा फियर रहता है ना, तो इमेज को लेके चलता है, तो उसको फियर है, इसलिए वो पब्लिक में अपीयर करने से पहले ही शाय रहता है, आता ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो एक नया टास्क उसके। तो वही सब है, ये सब लाइकोपोडियम का मैंने बताया। ऐसे हम रूब्रिक कन्वर्जन करते हैं, जब वाई को समझो तभी तुम रेमेडी को भी समझ पाओगे कि क्यों सफर कर रहा है कंसर्न पेशेंट। तो वाई को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे आपने बोला कि क्यों वो मेडिसिन लेनी है, पेशेंट्स की जो भी नीड है हमसे एज अ पेशेंट जो आया है उसकी जिस्ट को जानना, उस स्कोर को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मैम, उसको जानने के लिए मैम जो प्रोसेस हमें करना होता है, लाइक अभी आपने बताया कि आपने प्रैक्टिस की और आपको लगा कि ये मेथड सही है प्रैक्टिस करने के लिए, और ऐसे हम उस पहुंचे उस आइडिया पे कि नहीं ये तरीका सबसे अच्छा है। तो मैम जब हम ऐसे नए जो होम्योपैथ्स हैं जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स को वगैरह करने को, तो मैम क्या क्या आइडिया लेके, क्या क्या स्टेप्स लेके हम इस इवेल्युएशन ऑफ रेमेडीज को
इंटर रिलेशन ऑफ रेमेडीज, जैसे आपने भी हमें एग्जांपल दिया कैलकेरिया, सल्फर एंड लाइकोपेडिन के बीच का, तो समझा कि नहीं हाँ कितना इजी हो गया हमें। तो ये चीजें मैम हम कैसे समझे मैम स्टार्टिंग डेज में, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, थोड़ी टिप्स इसके ऊपर। तो मैम जो वाई है वाई समझना है, वाई कैसे मैम समझे रेमेडी और पेशेंट्स के रिलेशन में। जब तुम केस लोगे ना, तब तुम्हारे पास पेशेंट क्यों आया है, द कंसर्न ऑफ द पेशेंट शुड बी मतलब एक्वायर्ड। जो पेशेंट बोल रहा है व्हाई ही हैज कम टू यू, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। वो जो कंसर्न है दैट इज द व्हाई ऑफ द पेशेंट। अभी हाउ ही इज सफरिंग, मतलब अगर पेशेंट सफर कर रहा हो ना, तो उसने क्या क्या एडेप्टेशन बनाए। जैसे कि अगर मैंने जैसे बताया डिल्यूजन इंजरी सराउंडिंग जो बोला मैंने, वो अगर बोल रहे हैं कि सीजन को चेंज होते ही सीजन की वजह से मुझे तकलीफ हो रहा है, तो इसने एडेप्टेशन क्या किया। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि वॉर्म को क्लोथ पहनेंगे या फिर कुछ वॉर्म ले लेंगे, वॉर्म एप्लीकेशन करेंगे, इससे उनको थोड़ा फर्क लगता है। ये जो चीजें करते हैं ना अडेप्ट होने के लिए उस डिजीज के तरफ, दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ द पेशेंट। तो अगर हम वाई को समझेंगे, पेशेंट क्या बोल रहा है, उसके कंसर्न को समझेंगे, तो हम रिलेट कर पाएंगे। अभी जब जैसे मैंने इवोल्यूशन बताया, अभी एक रेमेडी को लेके लाइको को मैंने इवोल्यूशन बताया, अभी इसको स्टडी करना है तो द बेटर थिंग इज पहले उसके रूब्रिक्स निकालो क्या क्या है। और रूब्रिक्स रेट्रोस्पेक्टिव जब केस लेते हो ना, तो जब रूब्रिक्स आएंगे हमको रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उल्टा स्टडी करते जाना है कि जो भी रूब्रिक्स आ रहे हैं ना, रूब्रिक्स क्यों आ रहे हैं और उसको रिलेट करने वाले रेमेडी को, वो रेमेडी क्यों सफर कर रही है, वो क्यों है ना, उसको कंसर्न को फिर हमको स्टडी करना पड़ेगा, तभी वो रेमेडी पूरी समझ पाएगी और पेशेंट को इजीली हम सिमिलिबम दे पाएंगे। अच्छा बताया आपने कि हमें उसको कैसे समझना और कैसे लेना है। मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि मैम जो ये रेमेडीज को पढ़ने का तरीका, हम बेसिकली एलेंस और बोरिक में ही स्टिक रहते हैं कॉलेज टाइम से, बिकॉज हम उसके आगे पढ़ नहीं पाते, हमें आइडिया नहीं आता पढ़ने का। तो हम और भी ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनकी हेल्प से हम अच्छे से रूब्रिक को समझ सकें, उसकी मीनिंग को समझ सकें, या फिर इस ड्रग के रिलेशन को समझ सकें अच्छे से। ऐसे बहुत से बुक्स रहते हैं, मतलब मेन तो तुम कैंट से अगर पढ़ो ना लेक्चर कैंट मटेरियल मेडिकल, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फैरिंगटन का भी एक बुक है, उसमें से पढ़ो, या फिर अगर तुमको स्टडी करना है तो एक एज अ ग्रुप भी पढ़ो ना, जैसे कोई भी ग्रुप को उठा के, जैसे मेटल ग्रुप है, ओपीडिया ग्रुप है, तो ग्रुप को अगर पढ़ के ग्रुप क्या कहता है, मतलब ग्रुप के जो मेन एट्रीब्यूट्स है ना, उसको अगर समझ पाओ तो रेमेडी समझने में भी इजी जाएगा। जैसे अभी सिलिशा आया, लाइको आया, उसके अगर कौन से ग्रुप में क्या क्या आता है, ईगो वाला अगर जो ग्रुप लिया हमने, वो अलग अलग रेमेडी का ईगो क्यों है वो अगर समझो ना, तो कंसर्न ज्यादा इजीली समझ में आए। और ये सारे बुक रेफर करो, बहुत इंटरनेट पे बहुत इजीली बहुत सारे रेमेडीज कोई भी डालो तो मिल जाता है, माइंड अगर डालो तो मिल ही जाएगा। तो बहुत सारी ऐप्स हैं। हाँ मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे मैम कि अभी आप तक कोई मैम सब जर्नी रही मैम, टीनेजर्स का कुछ जर्नी है मैम, सिंस योर बीएचएमएस फर्स्ट बीएचएमएस, तो अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया मैम प्रैक्टिस को लेके या केस स्टडी को लेकर, मैम हमारे स्टूडेंट्स या फिर जो फॉलोअर्स हैं मैम उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे मैम प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। अगर एक मेथड को स्टिक करे तो एक मेथड को स्टिक करे तो वो ज्यादा बेहतर है। अलग मेथड फॉलो करो तो वो ज्यादा कंफ्यूज करेगा। आपको सीखना है तो सीख लो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सीखा, ये मेथड सीखा, वो मेथड सीखा, पर एक मेथड अगर आपको अच्छे से आ रहा है ना तो उसको अपना फॉर्टे बना दो। अगर कीनोट पे ही आपको करना है तो कीनोट पे ही करो, माइंड पे करना है तो माइंड एक स्टिक करो, उसको अच्छे से सीखो, उसी को कंटिन्यू में रखना चाहिए। सेकेंडली कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं तो आई ऑलवेज टेल देम कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स पेशेंट्स। आप जितना उनके साथ बात करो, क्या कहना चाहते हो उसका अगर समझो तो वही, और 4 पेशेंट भी वही लाएगा। तो वो है, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस में ग्रो करना हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 1 2 3 वही, और फॉलोअप का मेन है, जितना अच्छे से फॉलोअप लो तो ही वो होगा। केस लेते ही मैंने जो हमको हमेशा बोलते हैं होम्योपैथी में कि
वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। तो अगर अच्छे से केस ही लो ना, केस टेकिंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा तुम थोड़ा सा शार्प करना चाहिए। केस में जितना वाई हमको मिल जाए, उसका कंसर्न समझ में आए ना, तो रेमेडी मिनिमम तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। कीनोट प्रैक्टिस में क्या हो जाएगा ना, बहुत मटेरियल रेमेडी का आपको याद रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अभी इतना रेयर रेमेडीज आ गए हैं कि हर एक का एग्रेवेशन, मॉडलिटी, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, इतना सब ध्यान में रखना बहुत टफ जाता है कीनोट प्रिस्क्रिप्शन में। बट पर ऐसे कुछ लोग हैं, इट इज इजी फॉर देम, उनको इजीली ध्यान में आ जाता है। देख रट्टा मार भी लेते तो भी आएगा, या फिर समझ ले तो भी आएगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं। पर अगर हमारा वैसा फोर्टे नहीं है, नहीं कीनोट नहीं ये पल्ले पड़ रहा है, नहीं तो स्विच करो अपना। माइंड मेथड बहुत इजी है, मैंने तो वही किया है। कीनोट बहुत हार्ड जाता है प्रिस्क्रिप्शन। याद करने की सारी चीजें तो ये हाईली इम्पॉसिबल जैसा है, खासकर हम जो आजकल नए होम्योपैथ निकल रहे हैं, तो इतना ज्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। बस फटाफट सब हो जाए, पेशेंट सॉल्व हो जाए, केस टेकिंग हो जाए, तो इसी में लगे रहते हैं। पेशेंस भी बहुत रखो, ये भी है। बिगनिंग प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा तो स्ट्रगल बहुत रहता है। तो स्टार्टिंग में यू हैव टू वेट, हैव टू कीप पेशेंस। नहीं आएगा पेशेंट स्टार्टिंग में, होता है ऐसे कि या वो बोर हो रहा है बैठ के पेशेंट नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। तुम रिजल्ट दो तो पेशेंट आएगा, क्यों नहीं आएगा? वही बोलूं, अगर मेथड को ही तुम इतना परफेक्ट बनाओ, रिजल्ट दो, पेशेंट आना ही है, क्यों नहीं आएगा पेशेंट? तो वही है, वही मैं बोल रही हूँ। इसलिए माइंड मेथड सीखो, बहुत इजी भी जाएगा। 30 सिंगल पोटेंसी में तुम्हारे पेशेंट को क्योर मिल रहा है, और क्या इससे चाहिए, इससे बढ़िया क्या बात। एंड यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ होम्योपैथी ऑल्सो। जो हैनेमैन ने बोला है, मिनिमम डोज टू गिव, हाँ, एंड मिनिमम देना है, मिनिमम डोज देना है। सपरेशन तो है ही नहीं इस मेथड में। एंड सबसे अच्छी बात, तुम एक्चुअल में पेशेंट में देखते हो कि कैसे हेरिंग लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ना प्रॉपर क्योर निकल के आ जाता है। मतलब हेड टू टो वगैरह, इनर ऑर्गन टू आउटर ऑर्गन, जो है ना। ऐसे बच्चे की एक केस देखी थी, बच्चा एस्थमेटिक था, उसको बाद में हम जो इसे बोलते हैं व्हेन एस्थमा गेट्स सप्रेस्ड इट इज कमिंग आउट एज अ डर्मेटाइटिस। उसको एक्जिमा हुआ था एक्चुअली। तो ऐसे था, एक्जिमा भी था, एस्थमा भी था। एस्थमा को ट्रीट करना है, एक्जिमा को ट्रीट करना है, वो भी है। सेपरेशन आ जाते हैं उसको एलोपैथी लेके। तो जब बच्चे को ये मेथड से जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया ना, 1 to 2 वीक्स में एस्थमेटिक अटैक सबसाइड होके डर्मेटाइटिस उसका पूरा बाहर आया, एंड देन डर्मेटाइटिस भी क्लियर हो गया। आज वो बच्चे को अभी 3 months हो गए, कुछ तो एपिसोड बिल्कुल आए नहीं एस्थमा। मैं वही बोल रही हूँ, क्योर हो जाता है, कोर को हिट हो जाता है एंड 30 सिंगल पोटेंसी, बाद में बस एक बार 200 थी। पढ़ने की, और यस मैम जो आपने बताया उस पर काफी ज्यादा काम भी करेंगे। और एज अ होम्योपैथ में मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैम ये सब चीजें मुझे पता लग रही है कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है और ऐसी प्रैक्टिस जरूरी है। सो उसके बारे में पढ़ना और समझना भी बहुत जरूरी है मैम। हाँ, क्योंकि कंसर्न, एडाप्टेशन, रिस्पॉन्स, ये 3 चीजों पे माइंड मेथड एक्चुअली बेस्ड है। तो अगर वो तीनों पॉइंट्स को केस में ही कवर करना होता है, तो वो अगर कवर कर लो तो रेमेडी तक इजीली पहुंच जाते हैं। मेटाफर समझना भी एक पार्ट है रूब्रिक का, इसलिए रेपर्टरी इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे डिल्यूजन्स है, तो डिल्यूजन्स को पहले समझोगे क्या क्या अलग अलग टाइप के हैं, तो वो इजी जाता है। इतना भी हार्ड ब्रेड एंड बटर वाला सर्वाइवल वाला तो आ ही जाएगा। ये तो इतना आई कैन एश्योर यू, मतलब इफ यू वांट यू कैन लर्न इट, इट्स नॉट दैट हार्ड। एंड इवन आई टेक पेड सेशन ऑल्सो। ऐसे कुछ किसी को ज्वाइन भी करना हो तो दे कैन पीएम मी करूंगा, और मैं खुद ज्वाइन करूंगा, बिकॉज मुझे सीखना है अभी। और मैम और भी ऑडियंस को अगर होगा तो मैं उनको जरूर ही बताऊंगा कि आप तो उनको भी और आइडियाज मिले प्रैक्टिस करने के, और सारे जो भी आपने टेक्निक सीखे तो आप एग्जांपल्स देना तो उनको भी फायदा हो उसका। ठीक है, ओके, thank you so much for inviting me on this platform. I could share what mind actually means. So
माइंड एंड बॉडी अलग अलग नहीं है, पहले ये मुझे वही इम्पोर्टेंटली बताना था, इसी के ऊपर है सब। अच्छा लगा मैम देख के। मैम थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, but ठीक है मैम, जो भी आपने आज एक्सप्लेन किया, जो एग्जांपल्स दिए, काफी अच्छा था। एक आइडिया मिला मैम, एक वे मिला उस तरफ जाने का। सो एक बेसिक हाँ आइडिया है कि ये चीज सीखनी चाहिए, और ऑब्वियसली बात है मैम, अगर काम उस पे हम कुछ सक्सेस मिल सकती है। तो मैम जरूर हम नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे आपको किसी केस डिस्कशन के लिए, और मैम जूम मीटिंग जब हम अरेंज करेंगे तो मैम आपका केस डिस्कशन भी हम लेंगे साथ में, सो दैट आप हमें ज्यादा अच्छे समझ सकें रूब्रिक्स को और पेशेंट्स के साथ लेके। यस यस, आई विल बी ग्लैड। यस मैम। तो मैम यहीं पे आज थैंक यू सो मच मैम, आप आज थैंक यू। अपना निकाल के आज इस सेशन में आए। मैम जल्द तो फिर से हम ज्वाइन करेंगे किसी नेक्स्ट। ओके।